हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल तिजारे फ्रॉम तिजारे क्लासेस। आज बात करते हैं क्लास 9th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड साइंस का चैप्टर है। 9th नंबर का चैप्टर है और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट उसका नाम है। तो चलिए, ये था हमारा सेकंड पार्ट। हम अभी चालू कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इसका ऑलरेडी हो चुका है। जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है अब तक, वो पहले फर्स्ट पार्ट देख ले, उसके बाद इसे देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पेज नंबर 100 तक हो चुका था हमारा, और अभी हम शुरू करते हैं 100 नंबर के पेज पर ही। आखिरी के 3 लाइन हमारा बचा था इस पे से, और यहीं से हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। तो वी मेक यूज ऑफ अ मेनी मटेरियल एंड आर्टिफिकल in our daily life. They are of different kinds. Some of them are reusable, but others have to be discarded. However, if they are not properly disposed, if it is affect the environment adversely. मतलब क्या होता है, देखिए, हम तो बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं हमारे डेली लाइफ में, और ये बहुत सारी अलग अलग टाइप की हो सकती है। अब उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी है जिन्हें हम फिर से इस्तेमाल करते हैं, जिसके हम उसी को हम रीयूजेबल कहते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो बस एक बार इस्तेमाल करने के बाद में उसे हमें फेंक देना पड़ता है। तो अब वैसे भी कोई चीज़ ऐसी भी होती है कि उसका इस्तेमाल हम बार बार तो कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा ही कि जब उससे हमें डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा। तो जब हमें डिस्कार्ड करना है तो उससे प्रॉपरली डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो वन टाइम इस्तेमाल करने वाली चीज़ हो या कई बार इस्तेमाल करने के बाद हमें डिस्कार्ड करना हो, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पे उसका एडवर्स इफेक्ट जरूर दिखाएगी। तो चलिए चलते हैं पेज नंबर 101 पे। रीड द फॉलोइंग टेबल केयरफुली, व्हाट डू यू नोटिस। अब देखिए, एक नीचे एक टेबल दिया हुआ है और उसमें 2 कॉलम्स है। पहला कॉलम है क्लासिफिकेशन। अब किस बात का क्लासिफिकेशन है इसमें, तो इसमें दिया है वेस्टेज का क्लासिफिकेशन, ठीक है, किस टाइप का वेस्ट है भाई। और दूसरा कॉलम है सोर्स, और ये जो वेस्ट है वो कहाँ से आ रहा है, तो उसका सोर्स यहाँ पे हमें लिखना है। तो चलो ठीक है, पहला है डोमेस्टिक वेस्ट। अब डोमेस्टिक वेस्ट में मतलब क्या है कि जो घरेलू कचरा हम उसे कह सकते हो, जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम जो घर में से जो कचरा मिलता है या बन जाता है हमारे जरिए, तो वो कौन से टाइप का कचरा होता है। चलो देखते हैं यहाँ पे। वेस्ट फूड, पेपर, प्लास्टिक बैग्स, वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट स्किन्स, ग्लास एंड शीट मेटल आर्टिकल्स एक्सेट्रा। और दूसरा है इंडस्ट्रियल वेस्ट। उसमें क्या निकलेगा, अब इंडस्ट्री में से आप भी समझ सकते हो कि केमिकल्स निकलेंगे, कुछ पिगमेंट्स निकलेंगे, स्लर्ज निकलेगा, ऐश निकलेगी, मेटल निकलेंगे एक्सेट्रा। हजार्डस वेस्ट क्या होता है, देखिए, केमिकल जनरेटेड इन अ वेरियस इंडस्ट्रीज, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, एक्सप्लोजिव्स, इन्फेक्टियस मटेरियल्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। हजार्डस वेस्ट हमें उसे कहना पड़ता है। अब देखिए, यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है, ओके, मिनरल। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल मतलब क्या एग्जैक्टली, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल में आ सकता है आपका यूरेनियम, हम उसे कह सकते हैं, ठीक है। आपको पता होगा यूरेनियम 235 बहुत ही घातक रेडियो एक्टिव मटेरियल है ये, ठीक है। और ये जहाँ पे प्रोडक्शन उसका होता है, जैसे कि अपने इंडिया में भी वेस्ट बंगाल में इसका प्रोडक्शन होता है, माइंस होती है इसकी, और माइंस में से निकाला जाता है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं, और वो हमारे इंसानों के लिए बहुत हानिकारक भी होते हैं। नेक्स्ट है फार्म और गार्डन वेस्ट। अब फार्म या गार्डन में से क्या निकलेगा भैया, चाहे वो घर हो या कोई बगीचा हो। तो देखिए, लीव्स, फ्लावर्स, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, क्रॉप रेसिड्यूल्स लाइक स्ट्रॉ, एनिमल यूरिन एंड डंग। डंग का मतलब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। डंग का मतलब होता है गोबर, जो गाय भैंस का जो गोबर होता है, ठीक है। उसके बाद है पेस्टिसाइड्स, रिमेन ऑफ द वेरियस केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या मिलेगा, देखिए, नॉन फंक्शनल टीवी सेट्स, सेल फोन्स, म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर्स एंड देयर पार्ट्स। अब आप ये सोच सकते हैं कि टेक्नोलॉजी तो आए दिन बदलती रहती है, अपडेट होती रहती है, तो जो पुराने इक्विपमेंट्स है इलेक्ट्रॉनिक्स के, उसका क्या किया जाए। अब आपके घर पे भी अभी तो चलो शायद स्मार्ट टीवी होगा या एलईडी टीवी होगा, लेकिन पहले के ज़माने में वो बहुत बड़ा सा एक डब्बा आता था, उसे हम टीवी कहते थे, रेडियो भी आता था। मोबाइल की भी अगर बात करते हैं तो स्मार्टफोन अभी अभी कुछ सालों में आए हैं, उससे पहले क्या आता, तो सादे फ़ोन थे, है ना। तो सादा फ़ोन अभी कहाँ गया, जो आपके पापा शायद उस टाइम पे इस्तेमाल करते होंगे, तो वो अब कहाँ गया वो फ़ोन, ठीक है। तो वो कहीं तो भी कचरा बन के पड़ा होगा यार, ओके। तो फाइनली उसका क्या हुआ है ना, उसके ऊपर कुछ ना कुछ हमें सॉल्यूशन निकालना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कौन सा होता है, नॉन फंक्शनल, सॉरी ये हो गया अपना। आगे बढ़ते हैं बायोमेडिकल वेस्ट, बैंडेजेस, ड्रेसिंग, ग्लोव्स, नीडल्स, सलाइन बॉटल्स, मेडिसिन बॉटल्स, टेस्ट ट्यूब्स, बॉडी पार्ट्स,
blood etc. from the clinics, हॉस्पिटल्स, ब्लड बैंक्स एंड लेबोरेटरीज। तो देखिए हॉस्पिटल, क्लिनिक्स और ब्लड बैंक्स में से ये सारी चीज़ें निकलती रहती है, बैंडेजेस, ड्रेसिंग्स, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें। काफ़ी अब इतने सारे पेशेंट्स होते हैं यार, कंटिन्यूसली निकलते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ तो निकलते ही रहेंगे। और कभी कभी तो ऑपरेशन वगैरह होता है तो बॉडी के पार्ट्स भी उसमें से निकलते हैं, तो उसका भी हमें प्रॉपर मतलब मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आगे देखते हैं अर्बन वेस्ट। अर्बन वेस्ट में waste generated through the household industries and a large commercial and industrial establishments, carry bags, glass, metal pieces and rods, threads, rubber, paper, cans from the shops, vegetables and a meat market, construction waste etc. अब अर्बन वेस्ट में ये सारी चीजें आती है। अर्बन वेस्ट किसे कहेंगे कि पूरा का पूरा एक शहर, उसमें से एक नॉर्मली उस सोसाइटी में से कौन सा कचरा बाहर आ रहा, तो ये सभी टाइप का कचरा बाहर आता है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव वेस्ट। वैसे तो रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में हमने पहले ही बात आ चुका हूँ कि यूरेनियम जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसमें से वेस्ट निकलता है, फिर भी चलो यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल लाइक स्ट्रोटियम 10, सेरियम 141, बैरियम 140 एंड हेवी वाटर एक्सेट्रा जनरेटेड फ्रॉम द एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स, यूरेनियम माइंस, एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स, न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग साइट्स एक्सेट्रा। तो इन सभी चीज़ों में से बहुत ही भयंकर रेडियो एक्टिव निकलते रहता है कंटिन्यूसली, और उससे हमारे ह्यूमन बीइंग के डीएनए पे सीधा वो अफेक्ट करता है। मतलब आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी उनको वो काफ़ी दिक्कतों का सामना पड़ सकता है। मैंने कहा था आपसे कि वेस्ट बंगाल में यूरेनियम की फैक्ट्री है। आप अगर उसका थोड़ा सा सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको पता चलेगा कि यूरेनियम जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ के लोगों की ऐसी हालत है कि 2 साल और 3 साल के बच्चे को भी कैंसर जैसी भयंकर बीमारियाँ होती है। आगे देखते हैं माइनिंग वेस्ट। रिमेन्स ऑफ अ हेवी मेटल लाइक अ लीड, एसर्निक, कैडमियम एक्सेट्रा फ्रॉम द माइंस। तो ये सभी चीज़ें माइनिंग्स में से भी निकलती है जो कभी कभी हमारे लिए वेस्ट ही होती है। आगे बढ़ते हैं। इनटू विच 2 कैटेगरीज कैन द वेस्ट मटेरियल्स इन द लिस्ट अबाउट टू बी क्लासिफाइड। अब ये जो ऊपर की सारी चीज़ें हमने देखी उससे हमें स्पेशली 2 चीज़ों में उसका बंटवारा करना है। अब उसे कैसे डिवाइड करेंगे देखिए। तो पहला है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब ये क्या चीज़ है? दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज इजीली डिग्रेडेड बाय द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट मेनली इंक्लूड्स द किचन वेस्ट, स्पॉइल्ड फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, एश, सॉइल, डंग का मतलब मैंने पहले कहा था आपसे कि गोबर होता है गाय भैंस का, पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एक्सेट्रा। दिस वेस्ट इज मेनली ऑफ ऑर्गेनिक टाइप एंड इज ऑल्सो कॉल्ड वेट सॉलिड वेस्ट और अ वेट गार्बेज। इफ इट इज केयरफुली डिकम्पोज वी कैन गेट द कंपोस्ट एंड फ्यूल ऑफ द गुड क्वालिटी फ्रॉम इट। देखिए इसका क्या मतलब हो रहा है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे कहेंगे हम, कि जो वेस्ट हमारे किचन में से या घर में से मिल रहा है। बहुत ही मोस्टली हमारे किचन में क्या मिलता है यार, सब्जियां मिलती है ना, कुछ फ्रूट्स के जो कटे हुए पार्ट्स रहते हैं, उसका जो फ्रूट का स्किन होता है वो, अब देखिए कुछ बच्चों को फ्रूट का स्किन क्या होता है वो भी नहीं समझ में आता होगा, तो चलो बता देता हूँ। जैसे आपने केला होगा, है ना, केला खाया होगा कभी, तो केला जब लाते हो मार्केट से तो क्या पूरा का पूरा तो खाएंगे नहीं, है ना, उसका जो छिलटा होगा वो आप निकाल लेते हो, तो जो छिलटा होता है उसी को हम फ्रूट का स्किन बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसे फ्रूट स्किन ऐसा बोलते हैं एक्चुअली। तो ये हो गया फ्रूट स्किन। तो ऐसा बहुत सारा वेस्ट निकलते रहता है, लेकिन आपने देखा होगा कि उसके अंदर, वो छिलटे के अंदर क्या होता है, पानी के कंटेंट होते हैं, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, वेट सॉलिड वेस्ट कहा जाता है। ओके, और आपकी मम्मी जब भी खाना पकाती है तो अब भी बहुत सारी जो चीज़ें वेजिटेबल्स है उसमें से कुछ ना कुछ जो है कटिंग निकलता ही है, जो पार्ट वेस्ट होता है। जैसे कि अगर पालक की सब्जी लाएंगे तो पूरा का पूरा तो डाल नहीं देते, उसका जो नीचे का पार्ट होता है वो निकाल देते हैं। बैगन भी लाएंगे तो उसका जो पार्ट होता है, वो पार्ट, वेस्ट वाला पार्ट, वो निकाल के रख देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाता है वेट सॉलिड वेस्ट या फिर वेट गार्बेज जिसे हम लोग कहते हैं। अब इनका ये कहना है कि अगर इस वेट गार्बेज को प्रॉपरली हम डिकम्पोज कर लेते हैं तो उससे हम बहुत ही हाई क्वालिटी का फ्यूल बना सकते हैं। अब ये इसमें तो नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग उससे इथेनॉल बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, सच बायो फ्यूल्स प्रोजेक्ट्स हैव बीन स्टार्टेड इन मेनी सिटीज़। तो बहुत सारे सिटीज़ में ऐसे बायोफ्यूल के प्रोजेक्ट्स चालू हो चुके हैं ऑलरेडी। और अगर मैं कहूँ कि मुंबई में भी चालू हो चुका है, और नागपुर में भी हमारे पास में बायोफ्यूल का यूनिट है। आगे बढ़ते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब देखिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या आएगा कि जो इजीली सॉइल में मिक्स हो सकते हैं। अब ये जो आपकी मम्मी सब्जी वगैरह काटती थी वो अगर फेंक देती है मिट्टी पे भी, कहीं पे भी, तो वो
जल्दी से बायोडिग्रेड हो जाती है। लेकिन अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या होगा कि वो डिग्रेड ही नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वो मटेरियल भी कुछ ना कुछ अलग होगा। तो वो क्या होगा, चलिए देखते हैं। दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज नॉट इजीली डिग्रेडेड बिकॉज इट रिक्वायर्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम एंड द यूज ऑफ द वेरियस टेक्निक्स। इट इंक्लूड्स प्लास्टिक, मेटल एंड अदर सिमिलर मटेरियल्स। अब देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्लास्टिक, मेटल और ऐसे ही टाइप के जो चीज़ें हैं उससे डिग्रेड करना इतना आसान नहीं है, या फिर वो नेचुरली इतना इजीली डिग्रेड होता नहीं है, सालों साल वैसे ही पड़ा रहता है। ठीक है ना, लाइफ अगर आप देखेंगे प्लास्टिक की तो कई 100 सालों तक वो वैसे ही पड़ा रहेगा। अगर आप कोई प्लास्टिक की पॉलीथीन फेंक देंगे कहीं पे तो वो शायद से 500, 700, 800 सालों तक वैसे ही पड़ी रहेंगी, वो डिग्रेड होती ही नहीं है मट्टी में। तो इतना ज़्यादा वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आने वाले फ्यूचर के हिसाब से। आगे देखते हैं, यूज़ योर ब्रेन पावर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भैया ये जो यूज़ योर ब्रेन पावर है ये आपके ब्रेन का इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए, व्हाई इज इट नेसेसरी टू रिसाइकल नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। ओके, तो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट को रिसाइकल करना क्यों ज़रूरी है। तो क्यों ज़रूरी है, मुझे तो लगता है आपने ये चीज़ कमेंट में ज़रूर लिखनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इस सवाल का जवाब कि क्यों लिखनी चाहिए। ठीक है, क्यों करना चाहिए हमें। और दूसरा सवाल है, विच मटेरियल आर इंक्लूडेड इन द सॉइल ड्राई वेस्ट। ओके, तो सॉइल ड्राई वेस्ट में कौन से मटेरियल आ सकते हैं। ओके, तो कौन से मटेरियल आ सकते हैं, ये सवाल का भी जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए बच्चों। ठीक है, जिसका कमेंट अच्छा होगा, सही होगा, मैं उन सभी बच्चों के नाम आने वाले अगले मेरे वीडियो में ले लूँगा, ताकि क्योंकि आपने बहुत अच्छा जवाब दिया होगा कमेंट में। और बहुत ही आसान सवाल है इस चीज़ के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 102 की तरफ। Make a list of a various waste material and artificial articles in your area and prepare a chart as follows। तो देखिए नीचे एक चार्ट दिया है, कोई भी अगर मटेरियल है तो वो मटेरियल डिग्रेडेबल है या नॉन डिग्रेडेबल है, इसमें आपको मतलब डिफरेंस मेंशन करना है, हाँ या नहीं में आंसर देना है सिर्फ। ठीक है, और रिसाइकलिंग, रीयूज या टॉक्सिक है या नहीं है, ये सारी बातें आपको यहाँ पे कहनी है। एक एग्जांपल भी लेके बताया है, जैसे कि प्लास्टिक बॉटल। अब प्लास्टिक बॉटल है तो डिग्रेडेबल है क्या, वो नहीं है। ठीक है, सालों साल वैसे ही पड़ी रहेगी और ऑर्गेनिक भी नहीं है इसका मतलब, तो नो कहेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद नॉन डिग्रेडेबल है क्या, तो हाँ यस वहाँ पे लिखा हुआ है। रिसाइकलिंग कर सकते हैं क्या उसको, हाँ कर सकते हैं। रीयूज कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और टॉक्सिक है क्या, हाँ बिल्कुल टॉक्सिक है। ठीक है, टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला, तो जहरीला होता है बेटा प्लास्टिक। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अ डेज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द सेल फोन इज वेरी पॉपुलर। From the mobile shop near your house, find out how they dispose of old and broken down cell phones। तो आपका जो शहर में कोई अगर मोबाइल का दुकान होगा तो उनको पूछिए जाके कि जो पुराने मोबाइल्स होते हैं वो जाते कहाँ हैं। ओके, क्योंकि बहुत सारे मोबाइल्स तो डेली लोग खरीदते ही रहे, लेकिन जो पुराने मोबाइल से उनका हो क्या रहा है वो खैर, ठीक है ना, वो कहाँ जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली यार वो कहें वो चलो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, वो जाते हैं क्रशिंग मशीन में। क्रश होने के बाद में उसके अंदर का जो मेटेलिक पार्ट होता है वो अलग हो जाता है, प्लास्टिक का जो पार्ट होता है वो अलग हो जाता है, और उसको फिर से इस्तेमाल लाने की कोशिश करी जाती है। आगे देखते हैं, यूजिंग आईटीसी। अब ये यूजिंग आईटीसी जो है ये पढ़ते हैं, केयरफुली ऑब्जर्व फिगर alongside, based on it send an email to your friend एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो आपको आपके फ्रेंड को ईमेल भेजना है, अगर आपको आपके फ्रेंड को नहीं भेज सकते तो मुझे भेज दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट्स ऑन अ बायोडाइवर्सिटी। इसे थोड़ा सा पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो देखिए, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अ सॉलिड वेस्ट। अब हार्मफुल कौन से है ना उसके, तो चलिए एक एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देते हैं। बैड ऑर्डर ऑफ अ वेस्ट, तो क्या होता है, उसका गंदा सा आपको स्मेल आता है। सबसे पहली बात तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, कभी रास्ते से जाते जाते कहीं कचरा पड़ा है तो हमें अपनी नाक दबाते हुए जाना पड़ता है। दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, मतलब उसमें से गैसेस निकलती रहती है और इसी वजह से हमें स्मेल आता है एक्चुअली। डिग्रेडेशन ऑफ अ नेचुरल ब्यूटी, मतलब जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो हमें फिर मतलब थोड़ा सा कहीं तो भी ऐसा लगता है कि ये अच्छा नहीं लग रहा है इस एरिया में, है ना, तो ये भी एक होता है। आगे बढ़ते हैं, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में आप देख सकते हैं कि हवा में कहीं तो भी गंदी ऐसा स्मेल आना शुरू हो जाता है, और जब हमें सांस लेने चाहिए तो ऐसे में हमें ऑक्सीजन की कमी पड़ती है या हम ठीक से सांस नहीं ले पाते अगर गंदी स्मेल आती होगी तो। आगे है वाटर पोल्यूशन। बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी
पानी में मिलाई जाती है, केमिकल्स भी पानी में मिल जाते हैं कभी कभी, तो ऐसे में पानी भी पोल्यूटेड हो जाता है। सॉइल का भी वैसा ही हाल है, इंडस्ट्रियल वेस्ट में से बहुत बार सॉइल का भी पोल्यूशन हो जाता है। और सिर्फ इंडस्ट्रियल वेस्ट ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने से भी सॉइल का पोल्यूशन हो जाता है। आगे देखते हैं स्प्रेडिंग ऑफ डिसीजेस, जैसे बीमारियां भी बहुत सारी फैलती है इसकी वजह से। और इफेक्ट्स ऑन अ बायोडाइवर्सिटी, मतलब बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पे उसका इफेक्ट होता है। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या, जैसे कि फूड चेन में प्रॉब्लम्स होना है ना, कोई एक नस्ल पूरी की पूरी मर जाना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कहीं कभी कभी एक ही लोकेशन पे बहुत सारे जानवर या कोई किसी टाइप के कीड़े या कोई पक्षी बहुत सारे एक ही टाइम पे मर जाते हैं। तो वो क्यों मर जाते हैं, इसी वजह से मर जाते हैं क्योंकि वो एनवायरनमेंट किसी ना किसी वजह से उनके लिए शायद पोल्यूटेड था। ऐसे में चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, नेसेसिटी ऑफ अ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें से पॉइंट पहला है फॉर प्रिवेंटिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड टू कीप द सराउंडिंग क्लीन। तो सबसे ज़रूरी क्या है कि हमारा जो सराउंडिंग है, जहाँ पे हम रहते हैं, चाहे वो घर हो ऑफिस हो, वो क्लीन रहे, वो अच्छा रहे। तो इसीलिए हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना होता है। सेकेंड पॉइंट है फॉर एनर्जी एज वेल एज द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड थ्रू दैट द जेनेरिक वर्क एंड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो अब देखिए, अगर कचरा साफ करने की बात होगी, ठीक है ना, एनवायरनमेंट क्लीन करने की बात होगी, तो ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिक तो होगा नहीं, उसके लिए क्या लगेंगे, इंसान लगेंगे भैया, ठीक है। तो इंसान लगेंगे, तो आपको तो पता ही है हमारे देश में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ऐसे ही वो काम करने के लिए हमें लोगों की ज़रूरत लगेगी, तो उन लोगों को रोज़गार उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे सोचा जाए, तो आपने देखा होगा वो आपके घर के सामने गाड़ियाँ आती होगी, है ना, गाना बोलता है वो, गाड़ी वाला आया बोल घर से कचरा निकाल, है ना। तो वो जो गाड़ी वाला आता है, उसके साथ में उस गाड़ी में दो लोग होते हैं, एक ड्राइवर होता है, एक हेल्पर होता है। तो देखिए उन दो लोगों को रोजगार मिल गया। अब ऐसे एक ही गाड़ी थोड़ी ना है यार, पूरे देश में तो बहुत ज़्यादा हज़ारों लाखों गाड़ियाँ चलती होंगी ऐसे, ठीक है। तो उसमें से क्या हो रहा है, रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। थर्ड नंबर का पॉइंट है टू रिड्यूस द स्ट्रेन ऑन अ नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो नेचुरल जो स्ट्रेन होती है वो भी उससे निकलती है, मतलब कोई परत चढ़ जाए, ठीक है ना, नेचर पे, जैसे मिट्टी पे, या मतलब एक ओवरऑल बोला गया है, तो वो भी परत हम निकाल सकते हैं। कचरा पट्टी कहीं पे दिखेगी नहीं, तो साफ सुथरा रहेगा नेचर। फोर्थ नंबर का पॉइंट है टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ अ लाइफ एंड टू मेंटेन द एनवायरमेंटल बैलेंस। तो देखिए, अगर आप अच्छा मेंटेन रखोगे एरिया, तो ऑब्वियसली आपको बीमारियां नहीं तो होगी ही नहीं, साथ में आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो भी अच्छा रहता है। अभी आपका शहर में भी आपने देखा होगा कि कोई एरिया ऐसा भी होता है कि जहाँ पे जाने से आपको थोड़ा सा हिचकिचाहट होगी, लेकिन कहीं कोई एरिया ऐसा भी होता है कि जहाँ पे जाना आपको बहुत ही अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल अगर मुंबई की बात करते हैं, तो मुंबई का आप बीकेसी एरिया जाके देखिए, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी अमेरिका के किसी लोकेशन पे खड़े हो। ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेंटेन है और बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे जाने के बाद में, ठीक है। वही आप किसी धारावी के झोपड़पट्टी में चले जाइए, तो आपको दूसरा भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा। आगे देखते हैं, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर टू इम्प्लीमेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस टू अवॉइड द possible problem due to the solid waste generated from the urban and industrial area and to maintain a clean environment. For this purpose, we should implement measures like increasing the efficiency of a production process so that the minimum waste will be generated, reducing garbage production by the recycling and reuse of the waste material. तो देखिए, फैक्ट्रीज में ही कुछ इस टाइप से हमें चीज़ें बनानी पड़ेंगी ताकि हमें उसके वापस से वही चीज़ें इस्तेमाल करते आना चाहिए। अब देखिए, जैसे कि आप कोई भी चीज़ घर पे लाते हो तो उसके ऊपर पैकिंग तो रहता ही है। अब ये पैकिंग का काम क्या होता है, फैक्ट्री में जब कोई चीज़ पैक होती है तो वो सेफली आपके घर तक पहुंचे, बस उतना ही काम उस पैकिंग का रहता है। लेकिन क्या हम ऐसा पैकिंग भी बना सकते हैं कि जो फिर से वही पैकिंग बार बार इस्तेमाल किया जाए तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में ये जिम्मेदारी बन जाती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की। आगे बढ़ते हैं, देखिए बाजू में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक डायग्राम दिया है, उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सेपरेशन एंड द कैटेगराइजेशन ऑफ द वेस्ट, साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट। अब देखिए, इसका जो सर्कल के अंदर क्या दिया है, साइंटिफिक एंड इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब साइंटिफिक तरीके से हम और इको फ्रेंडली तरीके से भी, दोनों चीज़ें आएंगे वहाँ पे, ठीक है। उस तरीके से हमें वेस्ट मैनेजमेंट
करना है। अब उसमें से पहला पॉइंट दिया है सबसे ऊपर, सेपरेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ द वेस्ट। मतलब क्या है इसका? अब जैसे कि आपके घर में से देखिए कचरा निकल रहा है, तो कभी कांच की बोतल रहती है, कभी प्लास्टिक की पॉलीथीन रहती है, और सब ये सब चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, एक ही कचरे वाली गाड़ी में हम लोग इसे डाल देते हैं। लेकिन जब इसे कहीं लेके जाया जाता है, उस वक्त हमें इसे सेपरेट करना होता है। जैसे कि अगर कांच है तो एक साइड में सारे कांच निकाल लिए, ठीक है, प्लास्टिक है तो सारे प्लास्टिक एक साइड में निकाल लिए, ऐसा उनका सेपरेशन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कंपोजिटिंग। नेक्स्ट है सेफ लैंड फिल साइट। ओके, मतलब जमीन जो है वो अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी। नेक्स्ट है वर्मा कंपोजिशन। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। देन प्राइक्लोलिसिस, energy production by the burning of the waste at a high temperature, for example biogas and bioelectricity, and then biomedical waste management। तो ये सभी जो है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब जो मेडिकल में से जो आ रहा है, जैसे कि हॉस्पिटल से, क्लिनिक से, वहाँ से जो चीज़ें आ रही है, ठीक है, तो ये सभी चीज़ों का हमें प्रॉपर कैटेगरी करके उसे रीयूज़ कितना कर सकते हैं, या उस पे से हम कुछ बना सकते हैं, जैसे कि कोई फ्यूल हो या कोई चीज़ हो, ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। उसके बाद है पेज नंबर 103 पे चलते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट बात सीखनी है, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो पहला प्रिंसिपल देखते हैं, रीयूज। ओके, रीयूज मतलब क्या? किसी चीज को बार बार आप इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि आफ्टर यूज ऑफ द मटेरियल शुड बी रीयूज फॉर द सम अदर प्रॉपर पर्पज। देन रिफ्यूज, रिफ्यूज टू यूज द आर्टिकल मेड फ्रॉम द नॉन डिग्रेडेबल आर्टिकल्स लाइक अ प्लास्टिक एंड थर्मोकॉल। मतलब ये कहा गया है कि ऐसी चीजें जो डिग्रेड होती नहीं है जल्दी, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करना ही छोड़ दें। तो आपको पता होगा कि हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्लास्टिक की बैग्स इस्तेमाल करने से रोक लगा दी है अभी। आगे बढ़ते हैं, रिसाइकल, प्रोडक्शन ऑफ द यूजफुल आर्टिकल्स बाय द रिसाइकलिंग सॉलिड वेस्ट, फॉर एग्जांपल द पेपर एंड ग्लास कैन बी रिसाइकल। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए जो बार बार इस्तेमाल की जा सकती है, और या फिर वो डिग्रेड तो भी हो जाए जल्दी। जैसे कि पॉलीथीन तो बंद कर दी, लेकिन फिर कागज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कागज़ का पैकिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था प्लास्टिक, तो उस वक्त डीमार्ट्स में वगैरह कागज़ का पैकिंग दिया जाता था, पैकिंग कोई भी सामान लेके जाने के लिए घर पे। और उसके बाद अभी जो पॉलीथीन्स डीमार्ट में आई है, वो पॉलीथीन्स के ऊपर आप अगर देखेंगे तो उसके ऊपर ट्रायंगल बना हुआ होता है एरोस का। वो ये कहता है कि ये जो प्लास्टिक बैग है, ये आप फिर से इस्तेमाल में ला सकते हो, या फिर उसको प्रोसेस करके भी फिर से कोई नई बैग या कोई नई चीज़ बनाई जा सकती है। आगे है रीथिंक, rethinking our habits, activities and their consequences in the connection with the use of the various articles of a daily use। मतलब आपको फिर से एक बार आपकी जो हैबिट्स है उसके ऊपर ध्यान देना है कि हम कहीं कोई ऐसी चीज़ है क्या जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। कोई ऐसी हैबिट, जैसे कि मैं अगर सब्जी लाने जाता हूँ तो मैं वैसे ही चले जाता हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, मुझे क्या करना चाहिए, मैंने अपने घर से ही एक बैग लेके जाना चाहिए ताकि मैं उसमें सब्जी भर के लेके आऊँ। अदरवाइज क्या प्रॉब्लम होगा, मेरे पास वहाँ पे सब्जी लेने के लिए कुछ होगा ही नहीं लाने के लिए साथ में। तो ऐसे में मैं शॉपकीपर से क्या कहूँगा कि भैया मुझे एक कोई प्लास्टिक की बैग आप दे दीजिए, ठीक है। तो यहीं से वो बीमारी शुरू हो जाती है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। रिड्यूस, रिस्ट्रिक्शन द यूज ऑफ द रिसोर्सेज टू अवॉइड देयर वेस्टेज। ओल्ड मटेरियल शुड बी रीयूज, मतलब पुरानी चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना चाहिए। और ओल्ड वन थिंग शुड बी शेयर्ड बाय द मेनी, यूज एंड द थ्रू टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रू शुड बी अवॉइडेड। मतलब एक ही चीज़ को बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ इस टाइप का आपने हैबिट बना लेना चाहिए, ये इनका कहना है। और सामान बस इस्तेमाल करके फेंक देना है अपने, ये इस टाइप का एटीट्यूड आपने नहीं रखना है। आगे है रिसर्च, कंडक्टिंग रिसर्च रिलेटेड टू द रीयूज ऑफ द मटेरियल दैट आर टेम्पररीली आउट ऑफ यूज। तो ऐसी चीज़ें जो टेम्पररीली आउट ऑफ यूज है उनके बारे में भी आपने सोचना चाहिए, क्या उसके ऊपर कुछ हो सकता है या वो चीज़ किसी काम में हम ला सकते हैं क्या। नेक्स्ट है रेगुलेशन एंड द पब्लिक अवेयरनेस, फॉलोइंग द लॉज एंड द रूल्स रिलेटेड टू द वेस्ट मैनेजमेंट एंड द मोटिवेटिंग अदर्स टू डू द सेम। तो ये सभी चीज़ें
आपको और पब्लिक को करनी है कि जिस टाइप्स के लॉज है गवर्नमेंट ने बना के रखे हुए, उसको रूल्स को और उन लॉज को आपको फॉलो करना है। बस इतना भी अगर आप कर देंगे जो गवर्नमेंट कहती है तो भी बहुत है, और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट कर पाएंगे। आगे है बाजू वाला टेबल, थिंक अबाउट इट। सम हैबिट्स आर डिस्क्राइब बिलो, डू यू हैव दोज हैबिट्स? इफ सो हाउ डज इट हेल्प्स इन द वेस्ट मैनेजमेंट? देखिए आपके अंदर कुछ हैबिट्स है क्या, ये पूछा गया है। तो चलिए पहला नंबर का देखते हैं, फॉलोइंग द 3R मंत्रास, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ओके, तो ये 3 आपके अंदर है क्या, ये पूछा गया है तो बहुत अच्छी बात है भैया। सेकेंड नंबर है थ्रोइंग द प्लास्टिक रैपर्स ऑफ द चॉकलेट्स, आइसक्रीम, बिस्किट्स एक्सेट्रा इनटू द डस्टबिन्स, अवॉइडिंग लिटरिंग। तो ये जो आप कुछ भी खाते हो, अब खाने के लिए तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, खाइए यार, अब यही समय होता है खाने का, ठीक है। तो ज़रूर खाइए, आप आइसक्रीम खाइए, बिस्किट्स खाइए, चॉकलेट्स भी खाइए, ओके। और अगर हो सके तो मुझे भी खिला दीजिएगा। तो ये सभी का आप खाइए, मुझे भी खिलाइए, लेकिन रैपर जब आप कहीं पे डालेंगे तो वो डस्टबिन में ही जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर का पॉइंट है अवॉइडिंग द यूज ऑफ द प्लास्टिक बैग्स एंड इंस्टेड यूजिंग द क्लोथ बैग्स और बैग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ओल्ड साड़ीज, बेडशीट, कर्टन्स। ओके, कर्टन्स का मतलब होता है पर्दे जो हम लगाते हैं दरवाजों को या खिड़कियों में, जो पर्दे लगाते हैं उसी को हम कर्टन्स कहते हैं। तो वो जब हम चीज़ें घर पे लाते हैं, साड़ी हो गई या बेडशीट हो गया, तो उसका भी यार प्लास्टिक बैग तो रहता ही है, ठीक है ना। तो वो एक चीज़ है। और साथ में यहाँ पे क्या गया है, कहा गया है कि जो आपके घर में पर्दे हैं, पुरानी साड़ियाँ है, पुराने कपड़े हैं, तो वो आप फेंक मत दीजिए किसी ऐसे कहीं पे। बेटर है आप उसी से कुछ नए बैग्स बना लीजिए, ठीक है, ताकि आप सब्जी ला सको, किसी शॉप में से कुछ ला सको, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं कि जो हम पहनते नहीं है ना, फिर बहुत सालों का बाद में फाइनली हम उसे फेंक ही देते हैं। तो बेटर है कि ऐसे कपड़ों को आप निकाल लीजिए और उनसे आप बैग्स बना लीजिए छोटी छोटी, जिसमें आप कुछ ना कुछ सामान ला सको, तो उसका भी यूटिलाइज हो जाएगा। फोर्थ नंबर का पॉइंट है यूजिंग द बोथ साइड ऑफ द पेपर फॉर राइटिंग, रीयूजिंग ग्रीटिंग कार्ड्स एंड अ गिफ्ट पेपर। तो पेजेस जो भी आपके रजिस्टर के या कोई भी पेज है, तो उस पेज को आपको दोनों तरफ से इस्तेमाल करना है ताकि कम से कम पेपर लगे हमें इस्तेमाल। ओके, उसके बाद में जो भी ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं उसे भी आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा बार इस्तेमाल कर पाए तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, तो कोई भी किसी को ज़्यादा हार्ड मटेरियल का कोई ग्रीटिंग नहीं देते हैं, व्हाट्सएप पे ही विश कर देते हैं। तो ये एक अच्छी बात हो गई है इस व्हाट्सएप के ज़रिए। देन फिफ्थ नंबर का पॉइंट है अवॉइडिंग यूज ऑफ द टिश्यू पेपर एंड प्रीफरिंग टू यूज द वंस वन हैंकरशिप। तो होटल में आपने देखा होगा, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो बहुत बार टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में टिश्यू पेपर इस्तेमाल करने से बेटर है कि आप आपका खुद का हैंकरशिप साफ वाला इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट है 6 नंबर का यूजिंग द रिचार्जेबल बैटरीज इंस्टेड ऑफ लीड बैटरीज। जनरली वो बैटरीज इस्तेमाल कीजिए जो बार बार रिचार्ज करके हम इस्तेमाल कर सके, वो मत खरीदिए जो बस एक बार इस्तेमाल करने के बाद में हमें फेंक देनी पड़ती है। नेक्स्ट 7 नंबर का पॉइंट है इम्प्लीमेंटिंग द वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ अ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड एजुकेटिंग, एनकरेजिंग द फैमिली एंड सोसाइटी इन दिस रिगार्ड। मतलब सभी लोगों को थोड़ा सा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताइए, उसके लिए आपने अलग अलग प्रोग्राम्स कंडक्ट करने चाहिए। नेक्स्ट है 8 नंबर का अवॉइडिंग यूज एंड थ्रो टाइप ऑफ द आर्टिकल्स लाइक अ पेन्स, कैंड, कोल्ड ड्रिंक्स, टेट्रा पैक्स शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। तो देखिए कोई भी चीज़ जो आपको बस इस्तेमाल करनी है एक बार और उसे फेंक देना है, तो ऐसे में कोशिश कीजिए कि वो वाली चीज़ आप इस्तेमाल ही ना करें या वो वाली चीज़ आप खरीदिए ही ना। अब देखिए जैसे आपने देखा होगा कि शादियों में जो पानी बटता था वो उसके लिए डिस्पोजल ग्लासेस इस्तेमाल किए जाते थे प्लास्टिक के। अब वो होता क्या था, बस निकालो ग्लास, पानी लो, उसमें पी लो और उसे फेंक दो। यार ये भी कोई तरीका था पानी पीने का? तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने फिर बैन लगा दिया और अभी सोल्यूशन निकला है कि वहाँ पे ग्लास का आप रख सकते हो, मतलब स्टेनलेस स्टील का ग्लास रख सकते हो। ऑप्शन अदर भी है कि आप कागज़ का भी ग्लास रख सकते हो। तो अभी कागज़ के बहुत सारे लोग ग्लास रखने लगे क्योंकि वो फाइनली कैटरर्स को ही दिया रहता है। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट। Japan has developed the projects of a production of the threads, paper and the other useful materials from the banana peelings। मतलब बनाने के जो छिलके होते हैं उसे बनाना पीलिंग्स कहते हैं। ओके, फाइंड आउट द अबाउट सर्च प्रोजेक्ट्स इन अवर रीजन। तो ऐसे ही आपके रीजन में कौन से प्रोजेक्ट है ये भी आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या है, अमेरिका में एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रिसिटी का जो कि सॉलिड वेस्ट मटेरियल से बनती है। आगे देखते हैं, फाइंड आउट
विच वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस आर यूज इन योर विलेज, टाउन एंड सिटी। तो इस चीज़ का भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर लिख के भेजिए कि आपके शहर में, या अब अगर आप ऐसे शहर में रहते होंगे, हो सकता है कि जहाँ पे कोई प्लांट ना हो, लेकिन आपके आजू बाजू में या आप पूरे महाराष्ट्र में से कोई भी एक प्लांट मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए कि कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा प्लांट है वहाँ पे कि जहाँ पे ऐसी चीज़ों से कुछ ना कुछ बनाया जा सकता है या जा रहा है। ओके, तो चलिए पेज नंबर 104 पे चलते हैं। पीरियड रिक्वायर्ड फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ अ वेस्ट। तो किसी भी चीज़ के लिए मट्टी में मिलने के लिए या उससे डिग्रेड होने के लिए कितना समय लगता है। तो देखिए पहला चीज़ है बनाना पीलिंग, मतलब केले का छिलका। तो उसको लगता है 3 से 4 वीक में। ठीक है, आप किसी केले का छिलका का कहीं पे भी डाल दीजिए तो वो 3 से 4 हफ्तों में पूरा मट्टी में मिल जाएगा। अगले बात है क्लोथ बैग्स, कपड़े की बैग, तो उसको भी 1 महीना लगता है। रैग्स, उसको भी 5 मंथ लगते हैं। वुलन सॉक्स, उसको भी 1 साल लगता है। वुड, जो आप मतलब लकड़ी का कोई भी टुकड़ा, उसको 10 से 15 साल लग सकते हैं। लेदर के शूज़, उसको 40 से 50 साल लग सकते हैं। टीन के जो कैंस होते हैं उसको 50 से 100 साल लग सकते हैं। टीन का कैन मतलब जो आप अगर थम्स अप, फंटा वगैरह पी लेते हैं, वो अगर टीन का कैन होता है तो उसको 50 से 100 साल तक वो वैसे ही रहेगा भैया। अब आगे है एल्यूमिनियम की जो कैंस होती हैं, वो 200 टू 250 ईयर्स तक वैसे ही रह सकता है। सर्टन प्लास्टिक बैग्स, अब जो प्लास्टिक के बैग्स है वो तो 10 लाख साल उसको कुछ नहीं होने वाला है, चाहे वो कितना भी मट्टी के अंदर आप घुसा के रख दीजिए। आगे है थर्माकोल। तो इसका जो देखिए है यार, इनफाइनाइट ड्यूरेशन दिया है, मतलब ये कभी शायद मिक्स होगा ही नहीं मट्टी में, या बहुत सारे लाख ईयर्स वो लग जाए उसके लिए। ठीक है, तो इस तरीके की कहानी है इसकी वेस्ट मटेरियल की, और बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ रहेगी उन्हें सिर्फ कचरा ही कचरा दिखेगा अगर हम लोग ऐसे ही कचरा फैलाते रहेंगे। तो उन्हें कचरा ना दिखे और उनके ऊपर भी, उनकी भी हेल्थ आगे चल के अच्छी रहे और भविष्य में हमारी भी हेल्थ अच्छी रहे, उसके लिए हमें ये सब मेंटेन करके चलना है। आगे देखते हैं, इफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द सॉलिड वेस्ट जनरेटेड अराउंड अस इज अ लॉन्ग, इट सीरियसली अफेक्ट आवर अदर एनवायरमेंट फैक्टर्स, व्हाट केयर विल यू टेक टू अवॉइड दिस। मतलब अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जो मट्टी में मिलती नहीं है जल्दी से, तो ऐसी चीज़ बहुत सारे सीरियस प्रॉब्लम्स लेके आपने लिए आ सकती है। ठीक है, अब कौन से सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उससे, तो देखिए मट्टी की क्वालिटी ख़राब हो सकती है, जहाँ पे जो उपजाऊ ज़मीन होती है वहाँ से प्रोडक्शन ही नहीं निकलेगा शायद। ओके, और बारिश नहीं आएगी या धूप का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, ऐसे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड। फिगर नंबर 9.5A बिलो शोज अ मेथड ऑफ अ स्टोरिंग वेस्ट एंड 9.5B shows the use of the specific dustbin as per the type of waste. Think about how such eco-friendly waste management can be achieved by the following these methods in our homes too. तो देखिए इस टाइप की कुछ बकेट्स हम रखते हैं घर में, तो उसमें से 2 बकेट्स तो हमारे घर में होनी चाहिए। एक में वेट वेस्ट और दूसरे में ड्राई वेस्ट होना चाहिए। वेट वेस्ट किसे कहेंगे, हम पहले ही सीख चुके हैं कि जो किचन में से निकल रहा है, सब्जियों के छिलके, केले के छिलके या कुछ भी, तो उसे हम वेट वेस्ट कहेंगे। और अगर प्लास्टिक का टुकड़ा है, कोई फ्लावर पार्ट गिर गया, आपने नमक लाया था, नमक का पाउच निकल गया है, अब नमक तो हमने डाल दिया बर्नी में, उसका पाउच हम फेंक देंगे, तो वो आपको कहाँ डालना है, ड्राई वेस्ट में डालना है। तो ये तो हो गया हमारे लिए घरेलू। लेकिन आप अगर किसी हॉस्पिटल में जाएंगे बड़े, तो आपको ये बाजू वाली 4 इमेजेस दिखेगी, वहाँ में जो दिखाया गया है वो वाले डस्टबिन आपको मिलेंगे। ये वाले देखिए, पहला है ब्लू कलर का, दूसरा है ग्रीन कलर का, तीसरा है येलो और चौथा है रेड। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। ब्लू में रहता है पेपर, ग्रीन में रहता है ग्लास, येलो यूज करते हैं प्लास्टिक के लिए, और मेटल डालते हैं हम रेड कलर के डस्टबिन में। तो इस तरीके के 4 डस्टबिन आपको हॉस्पिटल्स में मिलते हैं, ये गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ है। आगे देखते हैं, A peep into the past. Ever since the ancient time, special attention has been given to the garbage disposal. बहुत सालों से स्पेशल अटेंशन दिया गया है इस चीज़ पे कि गार्बेज को डिस्पोज कैसे किया जाए। इन द ग्रीक सिटी ऑफ द एथेंस इन द 320 BCE, a law had been enacted regarding the garbage disposal. It made throwing the garbage in the open as
एंड ऑफेंस। तो देखिए ग्रीक लोगों ने एक लॉ लगाया था उस जमाने में भी कि अगर किसी ने बाहर कचरा डाला कहीं पे भी तो वो गुनाह माना जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए अब यहाँ तक तो हो गया अपना वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट। अब यहाँ से चैप्टर जो है पूरा का पूरा पलट जाने वाला है। तो ये है, अभी शुरुआत करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की। बिल्कुल फ्रेश माइंड से इस टॉपिक की तरफ ध्यान दीजिएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट एक टोटली अलग कंसेप्ट है, इसमें बहुत ही अलग चीज़ें हम लोग अभी सीखने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट है, कोई क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू रिकॉल में विच नेचुरल कैलेमिटीज हैव यू एक्सपीरियंस्ड, हाउ डिड दे अफेक्ट द कंडीशंस इन योर सराउंडिंग। तो आपने कभी ऐसा कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटी एक्सपीरियंस किया है क्या, जैसे कि बाढ़ आ गई हो या बहुत ज़्यादा बरसात हो रही हो, ऐसा कुछ भी, या कोई भूकंप आ गया हो, ठीक है। तो अगर किया होगा तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सेकेंड पॉइंट है, हाउ विल यू मेक अ प्लान टू बी सेफ फ्रॉम द कैलेमिटीज और टू मिनिमाइज द डैमेज। आपने उस सिचुएशन में से बाहर निकालने की क्या कोशिशें की थी और किस तरीके से आपने उस सिचुएशन को कंट्रोल किया था, उसके बारे में भी आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चलिए, वेरियस नेचुरल डिजास्टर्स लाइक अ थंडरबोल्ट्स, लाइटनिंग, floods, fire, and man-made disasters like accidents, bomb explosions, chemical accidents in the industries, stampedes in the mass gathering, riots, etc. occurs around us from the time to time. They causes large scale damage to life and property. देखिए, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े तूफान या बरसात में बहुत ज़्यादा पानी भर जाना किसी लोकेशन पे, नदी ओवरफ्लो हो जाना, डैम का फूट जाना या डैम में से बहुत सारा पानी छोड़ देना, उससे फ्लड्स आते हैं, कहीं आग लग जाना, या कभी कभी इंसानों की गलती की वजह से भी डिजास्टर आते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट्स हो जाना, ट्रेन के एक्सीडेंट्स हो जाना, है ना। तो कहीं कहीं पे इंसानों की गलती है, कोई फ्लाइट गिर जाती है ऊपर से, अभी हाल ही में पाकिस्तान में फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया था, तो कहीं ना कहीं इंसानों की गलती है। उस एक्सीडेंट में जो पाकिस्तान में हुआ था उसमें 100% उस पायलट की ही गलती थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 10 पेज नंबर पर 105। कैन यू टेल व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द कैजुअलिटी दैट आर सीन टू ऑकर इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिजास्टर्स। तो ऐसी कौन सी कैजुअलिटीज हो सकती है। देखिए, किसी को नॉर्मल चोटें आ सकती है, तो कोई सीरियस इंजर्ड भी हो सकता है। फर्स्ट एड टू डिजास्टर विक्टिम्स। अब कोई अगर विक्टिम है, विक्टिम किसे कहेंगे कि जो हालात में फंस गया है या हालात का मतलब हालात उसके ऊपर हावी हो चुके थे, ठीक है। तो ऐसा कोई इंसान, तो उसे हम विक्टिम कहते हैं, और वो बुरी तरह से जख्मी भी हो सकता है। तो ऐसे में आप उसका फर्स्ट एड कैसे करेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट एड इज प्रिवेंशन ऑफ द डेथ, prevention of deterioration of the health, and starting the process of the rehabilitation. Hence it is important to know about the emergency measures or first aid practices to be followed. तो देखिए, हम फर्स्ट एड क्यों करते हैं। सबसे पहला मोटिव है कि उसकी हम जान बचाए, एटलीस्ट कुछ देर के लिए तो भी सही, उसको उतना वक्त मिल जाए कि वो हॉस्पिटल तक पहुंचे। दूसरा, अगर उसका ब्लीडिंग हो रहा हो तो वो ब्लीडिंग रोक सकते हैं, है ना। उसका हेल्थ जितना एटलीस्ट एकदम लगने के बाद जितना था उससे थोड़ा सा तो भी वो क्योर हो जाए, और बाकी जो प्रोसेस है वो शायद वो क्लिनिक में जाके कर लेगा। अगर ज़्यादा इंजर्ड है तो बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ सकता है। आगे देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द फर्स्ट एड। तो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं। लाइफ एंड रिकॉन्सिलेशन, ABC। यहाँ पे पहला नंबर दिया है एयरवे। इफ द विक्टिम हैज अ डिफिकल्टी ब्रीथिंग, द head should be held in the backward sloping position, or the chain should be raised so that the respiratory passage remains open. तो देखिए, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है उस टाइप से आपको उसे सुलाना है, और उसका जो मुंह है वो खोल देना है ताकि उसके अंदर हवा जा सके। सेकेंड पॉइंट है ब्रीथिंग। इफ द ब्रीथिंग हैज स्टॉप, द विक्टिम शुड बी गिवन आर्टिफिशियल वेंटिलेशन बाय द माउथ टू माउथ रेस्कुलेशन। जैसे कि उसके मुंह के ऊपर आपने आपका मुंह लगा के आपको उसके मुंह के अंदर हवा को फेंकना है फोर्सफुली, ताकि उसके हार्ट को ऑक्सीजन मिल सके और वो शुरू हो सके फिर से। उसका हार्ट अगर बंद पड़ गया हो या फिर उसको ब्रीथिंग लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो, वो ले ही नहीं सक रहा है, ऐसे केसेस में। थर्ड है circulation. If the victim is unconscious, then after giving the mouth to mouth respiration twice, the heart
should bypass down and hard by the pressing the chest with the both the palms. These two actions should be repeated alternative about the 15 times. मतलब उसके मुंह के अंदर आपको हवा फेंकना है मुंह से और उसके हार्ट के ऊपर आपको पंप करना है। अब पंप कैसे करेंगे? हथौड़ा मत मार देना भैया, आपके जो हाथ होते हैं आप ही के हाथों से आराम से उसको पुश करना है धीरे धीरे, और ऐसा 15 बार करना है अल्टरनेटिवली। मतलब एक बार फूकोगे उसके मुंह के अंदर, उसके बाद में हाथ से उसका हार्ट भी दबा दोगे, उसके बाद फिर से फूकोगे मुंह में, फिर से हार्ट भी दबा दोगे। तो इस तरीके से आपको 15 से 20 बार आपको वो करना है ताकि उसका हार्ट जो है वो फिर से शुरू हो सके। आगे देखते हैं, इट हेल्प्स टू ब्रिंग द सर्कुलेशन बैक टू द नॉर्मल। तो ऐसे में जो कार्डियोपल्मोनरी होता है वो फिर से शुरू होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। आगे देखते हैं, चलिए बॉक्स में देखिए ब्लीडिंग क्या होता है। इफ द विक्टिम इज इंजर्ड एंड ब्लीडिंग थ्रू द wound, then the wound should be covered with an antiseptic and pad and a pressure applied on it for the 5 minutes with the either thumb or a palm। मतलब अगर कई जगह है ऐसी कि जहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो ऐसी जगह पे आपको एंटीसेप्टिक लगा देना है, किसी कपड़े से वगैरह उसको कवर करना है। कोशिश कीजिएगा कि कपड़ा साफ हो, ठीक है, मुझे आपके ऊपर बहुत भरोसा है। आगे देखते हैं, फ्रैक्चर एंड इम्पैक्ट ऑन vertebrae. If any bone is fractured, it is essential that the fractured part to be immobilized. It can be done with the help of any available wooden rods, batons, rulers. If there is an impact on the back of the vertebral column, the patient should be kept immobile on the firm stretcher. तो देखिए ये आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए अगर किसी इंसान का पैर फ्रैक्चर होता है, ओके, मान के चलते हैं कि ये किसी इंसान का हड्डी है कोई भी, ओके, और ये यहाँ से जो है ये फ्रैक्चर हो चुका है अभी, ठीक है, ये पहले एक ही था और फ्रैक्चर होने की वजह से इसके 2 टुकड़े हो गए। तो आपको क्या करना है कि कोई लकड़ी का टुकड़ा लेना है थोड़ा सा लंबा, जो यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा आ सके। अब देखिए मैंने ये ब्लू कलर का जो है लकड़ी का टुकड़ा ले लिया और मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा यहाँ से जोड़ दूंगा, एक नीचे से जोड़ दूंगा, अगर और भी है मेरे पास तो यहाँ पर भी लगाऊंगा और पीछे वाली साइड में भी लगा दूंगा। और इसको क्या करूंगा, मैं पूरा का पूरा ऐसा टाइटली बांध दूंगा, ओके, किसी रस्सी से वगैरह, ओके। उससे क्या होगा कि ये जो 2 हड्डियां हैं वो एक में से जुड़ी रहेंगी और वो और ज्यादा हिलेगी नहीं। उससे क्या होगा, पेशेंट्स को मतलब विक्टिम को तकलीफ कम होगी और उसका हड्डी अगर जुड़ गया उतने टाइम में तो ज़्यादा बेटर होगा। आगे देखते हैं, बर्न्स मतलब जलना, अगर कोई इंसान जल गया हो। इफ विक्टिम्स हैव बर्न इंजर्ड, इट इज बेनिफिशियल टू होल्ड द इंजर्ड पार्ट अंडर द एंड कोल्ड फ्लोइंग वाटर फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। तो अगर कोई इंसान जल जाता है तो बहता हुआ पानी उसके ऊपर डाल दीजिए, ठीक है, ठंडा ठंडा पानी डालिए और 10 मिनट तक वैसे ही रखिए तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 6 पर, 106 पर। फॉर इंजुरीज लाइक अ स्प्रेन, ट्विस्टिंग एंड कॉन्स्ट्रेशन द राइस रेमेडी शुड बी अप्लाइड। तो राइस का मतलब क्या होता है, देखिए रेस्ट, ओके, आर का मतलब होता है रेस्ट। अलाउ द विक्टिम टू सीट इन द रिलैक्स पोजिशन। उसके बाद है आइस, अप्लाई एन आइस पैक टू द इंजर्ड पार्ट, जहाँ पे भी उसका इंजरी हुआ है उसे वहाँ पे थोड़ा सा अगर बर्फ लगा दोगे तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है उससे भी। कॉम्प्रेशन, आफ्टर द आइस पैक ट्रीटमेंट द इंजर्ड पार्ट शुड बी मैसेज जेंटली, मतलब मसाज करना है थोड़ा सा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, ब्लड पूरा का पूरा चेकअप हो जाएगा वहाँ पे, ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद एलिवेट द इंजर्ड पार्ट शुड बी केप्ट इन द राइज्ड और एलिवेट पोजीशन। तो उस पार्ट को जहाँ पे इंजरी हुई है वो कुछ इस तरीके से रखना है आपको, उसका ख्याल कि वो अच्छे से रहे और डैमेज ना हो या तकलीफ कम से कम हो उस पेशेंट को। आगे देखते हैं, हाउ टू ट्रांसपोर्ट विक्टिम। अब देखिए बड़ा मजा आने वाला है यार ये सीखने वक्त। वो कुछ बच्चों ना तो हंसी रोक देना आपने, सिर्फ बहुत मेहरबानी होगी आपकी। तो चलिए, क्रैडल मेथड। क्रैडल का मतलब होता है पालना, ठीक है, पालना मतलब वो ऐसे कुत्ता पालने वाली बात नहीं है, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं मराठीमध्ये त्याला पाळणा म्हणतात, ओके, छोटे बच्चों को सुलाते हैं। तो यूजफुल फॉर द चिल्ड्रेन है ना, अंडर वेट विक्टिम्स। तो ये किन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप, जो ऐसे विक्टिम हैं कि जो छोटे बच्चे हैं या फिर उनका वेट कम है,
उनके ही लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब कोई यार बहुत ही मोटा इंसान होगा तो उसको तो उठाना पॉसिबल नहीं होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। कैरिंग द पिगी बैग यूजफुल फॉर द कैरिंग पेशेंट्स हु आर अनकॉन्शियस। तो देखिए, अगर कोई इंसान अनकॉन्शियस हो तो उसको इस तरीके से पीठ पे भी आप ले सकते हो। अगर दो इंसान है आप जो उठा सकते हो दोनों मिलके, तो ऐसे भी उठा सकते हो। और आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन क्रंच मेथड, मतलब देखिए यहाँ नीचे दिया गया है, if one of the leg is injured the victim should be supported with the minimum load on the other leg। मतलब किसी और पैर पे उसका वेट नहीं आना चाहिए, उसको इस तरीके से आपको उठाना है। सभी जो पोजीशंस आपको यहाँ पे इमेजेस में दिखाई गई है उसको आप अच्छे से देखिए, ये आपको कभी भी इमरजेंसी में काम में आ सकती है। उसके बाद है पुलिंग और लिफ्टिंग मेथड। दिस इज यूज फॉर द कैरिंग एन अनकॉन्शियस पेशेंट थ्रू अ शॉर्ट डिस्टेंस। ओके, जो कम डिस्टेंस के लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद है कैरिंग ऑन अ 4 हैंड चेयर। दिस इज यूजफुल व्हेन द सपोर्ट इज नीडेड फॉर द पार्ट बिलो द वेस्ट। मतलब अगर वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहा है तो थोड़ा सा उसको आप अच्छे से उठा लीजिए, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे नीचे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में कैरिंग ऑन 2 हैंड्स चेयर्स। तो दोनों हाथों का चेयर करना, मतलब अगर हेवी लकड़ियां है आपके पास में तो ऐसे में उसको स्ट्रेचर बनाइए, उसका ऐसे भी उठा सकते हैं, ठीक है। नीचे देखिए आपको स्ट्रेचर दिखाया गया है, ऐसे भी आप उसको स्ट्रेचर पे डाल के लेके जा सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं। आगे देखते हैं। अदर इमरजेंसी मेजर्स। बोट्स आर यूज by the civil administration to rescue people trapped in the flooded area। मतलब बोट आपके पास होना चाहिए अगर कोई फ्लड एरिया है जहाँ पे मतलब फ्लड आता ही रहता है। कोई अगर गांव है, उस गांव के बाजू में कोई बड़ा डैम है, तो ऐसे में बहुत बार ऐसा होता है कि भाई गांव में पानी घुस जाता है तो लोगों की जिंदगियां खतरे में आ जाती है। तो ऐसे में लोगों को बचाने के लिए उस गांव में बोट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्लड कभी भी आ सकता है, तो उस वक्त बोट्स काम में आ सकती है। एज एन इमरजेंसी मेजर वुडन बोर्ड, बाम्बू फ्लोर्स, एयर फील्ड रबर ट्यूब फ्रॉम द टायर कैन बी यूज टू एडवांटेजेस। अब देखिए, अगर उस वक्त जब ज़रूरत है, अगर उस वक्त कोई बोट नहीं है तो आप इन चीज़ों का भी सहारा ले सकते हैं, जैसे कि वुडन बोट्स। अब वुडन के जो बोट्स होते हैं वो तो पानी में डूबने वाले नहीं है, तो उसी का सहारा ले लीजिए। हाँ, थोड़ा सा बैलेंस करना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी काम में तो आ ही जाएगा। बाम्बू की भी बोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, एयर फील्ड रबर की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग ट्रैक्टर का ट्यूब वगैरह इस्तेमाल करते हैं पानी में तैरने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अ फायर एग्जीक्यूटर इज अ पोर्टेबल अप्लायंस दैट कैन बी इजीली कैरिड एनीवेयर। तो आग के बारे में अगर कहा जाए तो आग तो कभी भी कहीं भी लग सकती है यार, तो फायर एक्सटिंग्विशर हर एक के पास में होना चाहिए, हमारे घर पे भी वो होना चाहिए। और बहुत ही छोटा सा चीज़ होता है, कहीं पे भी फिट होता है, गाड़ियों में भी इस्तेमाल करना चाहिए। वेरियस अप्लायंसेस आर यूज टू पुट आउट अ फायर। विजिट द फायर डिपार्टमेंट इन योर सिटी एंड कलेक्ट द डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। तो फायर अगर कहीं पे लग जाती है तो किस तरीके से आपने मैनेजमेंट करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो आप चाहो तो आपके कलेक्टर जो होते हैं आपकी सिटी में, वहाँ पे आप जाके बात कर सकते हो कि आपके पास हमारे गांव में ऐसी अगर सिचुएशन आ जाती है किसी टाइप की, कहीं पे फ्लड आता है, कहीं पे बड़ी आग लग जाती है, तो आपके पास में ऐसी कौन सी सुविधा है कि उस सिचुएशन पे आप कंट्रोल पा सको। तो ये तो था चैप्टर पूरा यहाँ तक, और इसी चैप्टर का बहुत ही एडवांस पार्ट आपको स्टैंडर्ड 10th में सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बच्चों, ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट मुझे उतना तो भी आप मेरे लिए कर दीजिए कि सब्सक्राइब कीजिए, और आपके दोस्तों को भी भेज दीजिए ये वीडियो, उन्हें भी कहिए कि वो सब्सक्राइब करें। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि अगर आपको कोई अदर वीडियोज़ भी मेरे चाहिए हो तो वो भी आप मुझे कह दीजिए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।